हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं दामिनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव। आई होप सारी चीज़ें आप तक क्लियर होंगी, लाइक मेरा वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग। तो चलिए जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। जैसे कि आप सभी को पता है कि संकल्प सीरीज के तहत कि हम लोग यहाँ पर साइंस के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि स्पेशली फॉर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई आदि के लिए होने वाले हैं। और यहाँ पर हम साइंस के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसकी कि आज है क्लास नंबर 31। ओके, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आज का ये जो पीडीएफ है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? ये रहा हमारे ये 3 हमारे टेलीग्राम चैनल है, जिसमें से यूट्यूब क्लास के पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा तो विनर्स इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ परीक्षा संबंधित जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको ज्वाइन करना होगा द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। और साथ ही साथ प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए आपको ज्वाइन करना होगा विनर्स प्रैक्टिस जोन। ठीक है, और बात करें अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल की, तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका कि नाम है द विनर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले हाँ, आप लोगों को पहला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चलिए देखिए और बताइए उत्तर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर के गुजरता है? In which of the following animal blood passes through the heart only once during each cycle of blood flow throughout the body? बताएं आंसर क्या होगा। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन में है स्तनधारी, दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा है फिश एंड द फोर्थ वन इज बर्ड। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा? जी देखेंगे, मैमल्स में आप सभी को एक चीज तो ये पता ही है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी का हृदय कितने कक्षों का होता है? 4 कक्ष का। तो यहाँ पर हृदय में कभी भी एक बार रक्त नहीं आता। इस प्रश्न का सही उत्तर है मत्स्य, मतलब मछलियां। देखिए, फिश जो होती है इनमें हमेशा शिरीय हृदय पाया जाता है। ये अपने को याद रखना होगा। कौन सा हृदय पाया जाता है? शिरीय हृदय, जिसको इंग्लिश में हम वेनस हार्ट कहते हैं। और जो शिरीय हृदय होता है, इसका मतलब है कि 2 कक्ष का हृदय, ये 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, जिसमें कि 2 कक्ष में एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। तो बस यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन हमको देखने को मिलता है, एकल परिसंचरण तंत्र हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें ब्लड हार्ट में से केवल एक ही बार सर्कुलेट होता है। यहां से ब्लड जाएगा आगे किसकी तरफ? गिल्स की तरफ। गिल से बोल सकते हैं कि जब प्योर हो जाएगा तो गिल से प्योर ब्लड फिर जाएगा कहाँ पर? ऑर्गन्स में। और ऑर्गन से फिर वापस इम्प्योर ब्लड आ जाएगा हार्ट में। सो बेसिकली फिश के हार्ट में कभी भी प्योर ब्लड नहीं होता। ठीक है, इसीलिए उसको वेनस हार्ट या शिरीय हृदय के नाम से जानते हैं। जबकि मैमल्स में देखा जाए तो 4 चैम्बर हार्ट है, रेप्टाइल्स में देखा जाए तो 3 चैम्बर हार्ट है, बर्ड में देखा जाए तो इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि एचआईवी से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? Why it is important to avoid getting infected with HIV? क्यों हम लोगों को HIV से संक्रमित होने से बचना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे व्यक्ति को HIV एड्स ना हो सके? तो क्यों प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षाघात हो जाता है, मतलब पार्शली व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, क्योंकि इसके कारण पूरा जो समाज है वो वाले फैमिली मेंबर्स को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि एचआईवी का कोई उपचार नहीं है, क्योंकि यह माता पिता से बच्चों में फैलता है। क्या लग रहा है उत्तर क्या होगा? बताएं। क्या क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो होगा क्या? सी।
क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं, आप सभी को पता है कि HIV एड्स ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता। और इस बीमारी में क्या होगा कि व्यक्ति की हेल्पर टी सेल्स और लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाती है इस वायरस के कारण, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो रोग का घर बन जाता है। उसको आते आते कोई भी बीमारी चपेटे में ले सकती है और बीमारियां जल्दी ठीक भी नहीं होती, क्योंकि ये जो बीमारी है एड्स, ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए जो है ये बीमारी ना हो वही अच्छा। तो एड्स ना हो इसके लिए क्या क्या चीजें आपको याद रखना चाहिए। हमेशा संक्रमित सुई से बचना चाहिए कि भाई इन्फेक्टेड निडल से ये बीमारी हो सकती है। किसी को चुभाई हुई सुई यदि आपको लग जाती है तो ये एड्स हो सकता है। रक्त के प्रत्याधान से हो सकता है, क्योंकि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, लैंगिक रूप से फैलने वाली बीमारियों में से एक है, तो ये वाया सेक्स भी ये बीमारी फैल सकती है। तो ये सब वो कारण है कि जिससे एड्स होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स? तो ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए क्या होना चाहिए। कोलेन काइमा, पैरेन काइमा, डक्स या वेसल्स। आप चाहें ना तो यहाँ डक्स की जगह पर ट्रेकियाइड्स भी बोल सकते हैं। सो कोलेन काइमा, पैरेन काइमा, ट्रेकियाइड, वेसल्स, क्या होना चाहिए? आंसर बताइए। सो ऑप्शंस है आपके सामने। वस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको हम लोग जाइलम फ्लोएम कहते हैं, क्योंकि यार देखिए वस्कुलर टिश्यू में एक होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, एक होता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है? जाइलम होता है। और फूड कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जिसमें से अगर हम लोग बात करें संवहनी ऊतक में, आपका ट्रेकियाइड, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, तो पैरेनकाइमा भी उसका भाग है, कोलेनकाइमा भाग नहीं होता। ठीक है, तो वेसल्स हो गया, ट्रेकियाइड्स हो गए, ये सारे के सारे किसके पार्ट है? जाइलम के पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो डक्स की जगह आप ट्रेकियाइड्स बोल सकते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। चलिए ठीक है, तो ये जाइलम के भाग है, कोलेनकाइमा उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई जो खतरनाक अपशिष्ट के निपटारण की सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है? व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज द हैजार्डस वेस्ट? क्या लग रहा है आपको? बताएं उत्तर। भस्मीकरण, जलाना, महासागरों में सिन्नक्षेपण, कंपोस्ट बनाना या भराव क्षेत्र? क्या लग रहा है उत्तर क्या होगा? खतरनाक अपशिष्ट है, हम उससे कंपोस्ट नहीं बना सकते। हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज हिजार्डस है तो उससे कंपोस्ट कैसे बनेगा? कंपोस्ट खाद जो कि प्लांट्स के लिए होती है तो उनको हम नहीं दे सकते हैं। लैंड फिलिंग की अगर बात की जाए तो फिलिंग एरियाज की बात करें तो डेफिनेटली नहीं, हम इसको खुले में फेंक भी नहीं सकते हैं और भराव भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओशियन में अगर हम सोचे कि डाल दें तो महासागर में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि महासागरों में भी गंदगी हो जाएगी। तो क्योंकि हैजार्डस है उसको भस्मीकरण ही किया जाना ज्यादा उचित होगा। तो अगर आप लगा रहे हैं यहाँ पर ए तो बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर जो है क्वेश्चन दिखाई दे और ऑप्शन भी अच्छे से आप देख पाएं। तो प्रश्न है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत की बड़ी गोलियां क्यों बनाते हैं? Why do fats present in the diet from large ball in the small intestine? आपने बिल्कुल इस बारे में सुना होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें फैट का डाइजेशन होता है, तो वहाँ लार्ज साइज की बॉल्स होती है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइडल पदार्थ बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरीके से मिश्रित नहीं हो पाता, क्योंकि वसा आमाशय के भोजन में मंथन के दौरान रेशेदार कार्बोहाइड्रेट में फंस जाता है, क्योंकि आमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाता। बताइए क्या लग रहा है आपको आंसर?
देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज साइज ऑफ फैट के जो बॉल्स होते हैं वो इसलिए क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त स्लरी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो अगर आप बी लगाएंगे तो ज्यादा सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए प्रश्न है, मां के गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है। मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? एंडोस्पर्म्स के माध्यम से होती है, प्लेसेंटा के माध्यम से होती है, सर्वाइकल के माध्यम से होती है, या जाइगोट के माध्यम से होती है? जी बताएं उत्तर क्या होगा? एंडोस्पर्म, प्लेसेंटा, सर्वाइकल या जाइगोट? चलिए बताएं उत्तर क्या होगा। ओके सो वेल बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लगभग सभी का ही आंसर सही होगा अगर आप बी लगा रहे हैं तो, कि प्लेसेंटा जो है वो उसके थ्रू मां से बच्चे तक या फिटस तक पोषक तत्व जाते हैं। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बताइए उत्तर क्या होना चाहिए। निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक मुख्य घटना है? Which of the following phenomenon is a major phenomenon occurring in the plants during daytime? ऑप्शंस देखेंगे, रिलीजिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिलीजिंग ऑफ ओजोन, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। बताएं आंसर क्या होगा जी। सो दिन के समय होने वाली मुख्य घटना में आता है। दिन के समय आप सभी को पता है कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। तो जिसके थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है, CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है। ओके सो डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि कंपेयर टू सी लेवल ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। क्या लग रहा है बताएं। ऑप्शन देखिए जी, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आप ऑप्शन देख पाए। बताइए आंसर क्या सही है। ऑप्शंस देखेंगे, पहला है अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, अधिक ऊंचाई पर गैसों की विसरण दर कम हो जाती है, या अधिक ठंडा तापमान वायु मार्ग को संकुचित कर देता है, इसलिए ऐसा होता है कि सांस लेने में कठिनाई आती है। बताइए उत्तर क्या लग रहा है आप लोगों को। देखिए आपको ये तो क्लियर है कि समुद्र तल की तुलना पे हाइट पे हम लोग जब जाते हैं तो वहां डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होता है और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम घना होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, गैसों की विसरण दर कम होती है। इस प्रश्न में सही उत्तर है ए। सो अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। सो अगर आप ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़े, खरगोश आदि जानवरों में भोजन का सेल्यूलोज कुछ जीवाणु की क्रिया द्वारा पचता है? बताइए। In which of the following places is the cellulose of food digested by the action of certain bacteria in animals like horse, rabbit, etc? बताएं उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, पहला है पेट स्टमक, दूसरा है ग्रास नली इसोफेगस, सिकम या स्मॉल इंटेस्टाइन। बताइए उत्तर क्या होगा। घोड़े, खरगोश आदि जानवरों में सेल्यूलोज का पाचन, यहाँ शाकाहारी जानवरों की बात हो रही है, तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है सिकम, जो कि बड़ी आंत का एक
भाग है। सिकम के बारे में आप लोगों को पता होगा, सिकम, कोलन एंड रेक्टम, ये तीन जो है ये किसके भाग होते हैं? बड़ी आंत के। जबकि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम किसका भाग होता है? छोटी आंत का। तो सिकम जो भाग होता है ना इन जानवरों का, वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। और साथ ही साथ हमारे वाले सिकम से भी एक ऑर्गन कनेक्टेड होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी, लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशली, अपेंडिक्स। जी हाँ, अपेंडिक्स जो है ये एक अवशेषी अंग है या वेस्टिजियल ऑर्गन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पहले किसी समय में ये कार्यरत रहा होगा कि भाई ये काम करता रहा होगा, इसका भी काम होता था सेल्यूलोज का डाइजेशन करना, पर अब ये किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारे शरीर में अब सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता। तो जिन अंगों का ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो विकसित हुए हैं, और जिनका नहीं किया वो अवशेषी बनते जा रहे हैं। ठीक है, उसमें अपेंडिक्स भी आता है। अगला है श्वसन तंत्र में सीलिया की मुख्य भूमिका क्या है? बताइए, पढ़िए उस प्रश्न के ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक? वे सांस लेने और छोड़ने वाली हवा के सभी गैसों को मिलाने में मदद करते हैं। सीलिया बलगम को फेफड़े और वायु मार्ग से नाक तक लाते हैं। या हवा में धूल के कण सीलिया से चिपक जाते हैं। या रोभा भी कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती है। तो सोचिए, उत्तर दीजिए कि क्या होना चाहिए उत्तर। देखिए, सीलिया जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सीलिया बलगम को फेफड़े और वायु मार्ग से नाक तक लाते हैं। या सांस की हवा में धूल आदि के कण सीलिया से चिपक जाते हैं। सोचिए, उत्तर बताएं। सीलिया की भूमिका पूछी है श्वसन मार्ग में। चलिए उत्तर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सांस की हवा में धूल आदि के जितने भी कण वगैरह होते हैं वो सीलिया से चिपक जाते हैं, ताकि वो उससे ट्रैप हो जाते हैं, ताकि हमारे पूरे लंग्स तक ना जा सके। ठीक है, देखिए, बलगम को फेफड़े और वायु मार्ग से नाक तक ले जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सीलिया का मुख्य कार्य है कि धूल आदि कणों को फेफड़ों में जाने से रोक देना। चलिए अगला देखें। यदि एल्यूमिनियम जी, अब देखें, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? यह है प्रश्न। If the valency of aluminium is 3 and that the oxygen is 2, then the chemical formula of aluminum oxide will be। तो देखिए, एल्यूमिनियम की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, 2। हमेशा जब भी हम लोग फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 9वीं कक्षा का है ये, तो हम हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की 3 थी उसके नीचे लिखा, ऑक्सीजन की 2 थी उसके नीचे लिखा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, Al2O3। तो यहाँ पर क्या उत्तर होना चाहिए, Al2O3। हमेशा याद रखना, वैलेंसी एक के नीचे एक, जिसकी जो वैलेंसी है उसको नीचे रखो, बाजू वाले की भी उसके नीचे रखो, और फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन ऐसा है जो स्टेरॉइड है? क्या है, निम्न में से कौन सा एक स्टेरॉइड हार्मोन है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। बताएं उत्तर क्या होगा। एक स्टेरॉइड हार्मोन है। देखिए, अगर इन 4 में से अगर एक स्टेरॉइड है तो बाकी के 3 पेप्टाइड होंगे। सो देखेंगे ऑप्शन में एस्ट्रोजन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन। जैसे इंसुलिन के बारे में तो आप सभी को पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास की बीटा सेल से सिक्रेट होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। इस हार्मोन में जिंक मेटल भी पाया जाता है
और इंसुलिन का मेन फंक्शन ही होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। और ये प्रश्न आया भी हुआ है एग्जाम में कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन वैसे हार्मोन होता है जो कि प्रोटीनस नेचर का होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इंसुलिन क्या है और ऑप्शन में अगर हार्मोन ना हो तो आप प्रोटीन लगा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं लगाइएगा। हार्मोन भी प्रोटीनस नेचर के होते हैं लाइक एंजाइम्स। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, आप ये जो पढ़ते हैं ना हार्मोन के नाम देखना, प्रोजेस्ट्रॉन, स्ट्रॉन, स्टेरॉइड, समझ रहे हैं? ये जो स्टेरॉन वर्ड आता है वो किसके कारण आता है? स्टेरॉइड के कारण। प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन, समझ रहे हैं? तो वैसे ही आपका एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये चारों जो सेक्सुअल हार्मोन है वो स्टेरॉइड ही होता है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ऑल थ्री आर दी पेप्टाइड हार्मोन। डन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पर, पानी के साथ कैल्शियम की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ रिएक्टिविटी आपसे पूछी जा रही है कि भाई जब वाटर कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें से क्या सही नहीं होगा? ऑप्शन देखेंगे, अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होती है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, या हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या लग रहा है उत्तर क्या होगा? चलिए देखिए, जब भी पानी के साथ किसका रिएक्शन होगा? कैल्शियम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ही सही। अब इनमें से जो सही नहीं है वो ये है, कभी भी कैल्शियम का इक्वेशन रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग तो वो एकदम बहुत इंटेंस या बहुत विग्रेसली नहीं होता, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। जब भी हम पानी के अंदर सोडियम या पोटेशियम को डालते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। आप सभी को पता होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम बहुत इजीली रिएक्शन कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ या एयर या वाटर के साथ, क्योंकि उसके अंदर भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी कैल्शियम तैरेगा, ठीक है, ऊष्मा कम होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर इतनी भी नहीं कि वो आग जितनी गर्म हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट? देखिए, कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2। वैलेंसी मतलब कैसे भाई? देखो, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8,2। आउटर मोस्ट शेल में 2, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8, अंदर वाले में 8 कंप्लीट है। स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, तो कैल्शियम की 2 होती है। ठीक है, अब देखिए, फॉस्फेट मतलब PO4, फॉस्फेट मतलब PO4, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमेशा की तरह, तो ये क्या हो जाएगा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। दिख रहा है कि ये कहीं पे? बिल्कुल दिख रहा है, सी वाले। तो अगर आप सी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही। ठीक है, आपको अगर ये वाली चीज़ें नहीं आ रही तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर डला भी हुआ है, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला बाय दामिनी मैम। ये मैं पहले भी बच्चों को बोलती थी और अभी भी कह रही हूँ, वो वीडियो बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे व्यू चाहिए या समथिंग, व्यूज़ वगैरह का कुछ नहीं है, बाकी एक वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप चाह रहे हो कि हमें भी फॉर्मूला मेकिंग सीखना है तो वो एक वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई है ना, किसकी वैलेंसी क्या होती है, मोनोवेलेंट कैटायंस, मोनोवेलेंट एनायन, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, सब पर बात करिए, और कैसे वो फॉर्मूला बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और फॉर्मूला मतलब पढ़ा कैसे जाता है, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि के सबके बना के बताए थे मैंने इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सोचिए समझिए उत्तर दीजिए।
क्या लग रहा है बताएं, यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। बताएं उत्तर क्या होना चाहिए, निम्न में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इनमें से कौन सी एक बायोगैस नहीं है। देखिए प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बायोगैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। तो ये तीन सही है, एक जो है वो गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आने के पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मतलब सीबीटी 1 का 17 टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं जस्ट ₹199 में। ठीक है 199 में। और रेलवे एनटीपीसी 24 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, मतलब ये 799 में आपको मिल रहा है ये बैच। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं जस्ट ₹799 में। और अभी ये ऑफर में मिल रहा है आपको, बाद में इसका फी बढ़ जाएगा। और साथ ही अगर आप ऑफलाइन आकर के पढ़ना चाह रहे हैं तो नया ऑफलाइन बैच आपको मिल रहा है रेलवे फाउंडेशन का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख से, 7 नवंबर से 2 से 8। और नेक्स्ट हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 12 तारीख से, 12 नवंबर से, जिसका नाम है एसएससी फाउंडेशन। तो अगर आप एसएससी फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसको भी कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर आप एसएससी जीडी का योद्धा बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसे भी कर सकते हैं, जो कि आपको मिल रहा है 650 में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा अगले प्रश्न पर बढ़ने के पहले मैं एक और कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सीलिया की भूमिका पूछी है ना। देखिए सीलिया होते क्या है, बालनुमा संरचना। ठीक है। सीलिया एक्चुअली मूवमेंट करते हैं, जिसको सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। सिलियरी मूवमेंट क्या होता है, बैक एंड फोर्थ ऐसा मूवमेंट होता है। तो सीलिया के बेसिकली दो फंक्शन होते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज कि इसके नीचे से जो म्यूकस निकलता है, मतलब ये जो सेल के ऊपर सीलिया है, तो ये म्यूकस को निकाल के, म्यूकस मतलब आप बलगम कह सकते हैं, बलगम और म्यूकस। तो इसका काम होता है कि भाई ये म्यूकस को निकाल निकाल के आगे की तरफ खसकाता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें धूल आदि के कण भी अटक जाते हैं, है ना। सीलिया है तो धूल के कण इस पे अटकेंगे और वो चिपकते हैं किस पर, म्यूकस पे चिपक जाते हैं, वो जो बलगम है ना उस पे चिपकते हैं। जैसे नाक के अंदर भी म्यूकस होता है तो उसका मेन काम ही ये होता है डस्ट आदि पार्टिकल वगैरह चिपका लेना। और सीलिया की भूमिका होती है कि धूल वगैरह के कणों को आगे नहीं जाने देना। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में आपके दोनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे सीलिया बलगम को फेफड़े और वायु मार्ग से नाक तक ले जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक ये लिखा है कि सांस की हवा में, सांस की जो हवा लिया आपने, धूल के कण सीलिया से चिपक जाते हैं। तो सीलिया पे ट्रैप होते हैं, सो ट्रू, पर सीलिया पे अटक जाते हैं। चिपकने का काम म्यूकस करता है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका सही है। मतलब सीलिया बलगम को, मतलब म्यूकस को सीलिया फेफड़े और वायु मार्ग से नाक तक ले जाती है, मतलब धकेलते धकेलते वो ये पूरा पैसेज भी पास करती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में दूसरा ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है। तो मैं इस पर कोई टिक नहीं कर रही हूँ आप भी, बाकी ये दोनों सही है। तो आप जब भी देखेंगे तो अगर तो भी अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा सही क्या है ना, तो देखिए धूल के कण चिपकते वैसे म्यूकस पे है और सीलिया में अटकते हैं, तो यहाँ पर ये वर्ड्स अलग अलग हैं। पर अगर देखा जाए तो बलगम को फेफड़े और वायु मार्ग तक लाने का काम भी सीलिया करते हैं। तो ज्यादा अगर सही अगर देखा जाए तो बी है, पर यहाँ बी और सी लगभग दोनों भी सही ही है। ठीक है। तो जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न करोगे तो थोड़ा सा ऑप्शंस देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है। ठीक है। एन एलिमेंट ए फॉर्म्स एन ऑक्साइड विथ फॉर्मूला A3O4,
व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए। अब आप लोग जो जनरली क्या करने का सोचोगे कि भाई यहाँ पर मैम ने कहा है कि A3O4 है, तो कहीं ना कहीं इसकी वैलेंसी ये 4 होनी चाहिए, इसकी 3 होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये निकलेगा संयोजकता 4 होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सोचना एक्चुअली ये जो A3O4 बना है ये कैसे बना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बना है A2O3 से, इसमें एक जुड़ा है AO। तो बेसिकली अगर AO इसमें ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा A3O4। AO इसमें ऐड हुआ है, सो इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है 2। ठीक है, मतलब A की संयोजकता क्या होगी, तो इसकी संयोजकता होती है 2। वैसे अगर देखा जाए तो +2 +3 दोनों हो सकती है, पर इस केस में हम लोग देखेंगे कि इसकी वैलेंसी होती है 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे पूछा है कितने आवर्त कितने समूह। बताइए उत्तर क्या होगा। पीरियड एंड ग्रुप की संख्या कितनी होती है। 8 समूह 7 आवर्त, 18 और 7 ये आप सभी को पता है, इसलिए मैं जस्ट इसको टिक करके आगे बढ़ूंगी कि समूह की संख्या है 18 और आवर्त की संख्या है 7, तो 7 पीरियड 18 ग्रुप्स। ठीक है, 118 तत्वों को इस आवर्त सारणी में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया है, तो आपके हेनरी मोजले वॉज द साइंटिस्ट। मोजले की पीरियोडिक टेबल में 18 समूह है, 7 आवर्त है, 118 तत्व है, और इन सारे तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा है। एस ब्लॉक जिसमें धातुएं आती है, जिसके 2 भाग है, जिसमें पहला है अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। दूसरा आता है पी ब्लॉक के तत्व जो सबसे राइट पे है, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु सब मिक्स है। इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार की वैलेंसीज देखने को मिलती है, जैसे 18 में 0, 17 में -1, फिर -2, 16 में -2, -3, 4 और प्लस में इधर, क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों हैं तो इनके नाम भी अलग है। 18 का जैसे 0 ग्रुप, फिर हैलोजन, फिर चाल्कोजन, निकोजन, कार्बन फैमिली, बरान फैमिली, ऐसा सारा कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। और बीच में डी ब्लॉक और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फॉलोइंग फ्री स्टेट। बताएं आंसर क्या होगा। फाउंड इन फ्री स्टेट। सोना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आप सभी को इसका आंसर पता ही है कि गोल्ड नेटिव स्टेट में पाया जाता है। नेटिव का मतलब है मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में। और बाकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इसके ओर्स आपने पढ़े हैं। ओर्स मतलब अयस्क, तो इन सभी के ओर्स होते हैं। सोडियम सोने का नहीं होता, होता भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नेटिव ही है, इसके भी और होते हैं, पर मेनली ये नेटिव स्टेट में ज्यादातर मिल जाता है हमको। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ऑप्शन देखेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, केवल सिल्वर क्लोराइड और केवल सिल्वर ऑक्साइड। बताइए उत्तर क्या होगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, कई बारी आपने इसको देखा होगा इस क्वेश्चन को।
चलिए देखें, तो प्रश्न का उत्तर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ए विल बी द राइट आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड। तो AgBr का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जबकि सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो जितने भी सिल्वर के कंपाउंड्स हैं उन सभी के कुछ कुछ यूजेस हैं। जैसे देखिए, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोक्रोमिक कांच बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड का यही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करवाने में, और बात करें अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट, अमिट स्याही जो ऐसी इंक होती है ना जो जल्दी मिटरती नहीं है, जैसे वोटिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वोटिंग वाली इंक, वो बनाने में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी में सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर कितना होगा? What will be the difference in molecular mass between the member of two consecutive homologous series? अच्छा, homologous series में जैसे आपके मैं बताती हूँ, जैसे मेथेन है CH4 है, CH4 C2H6 C3H8, तो ये सारी क्या हो गई? मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। इन सभी में डिफरेंस कितने का आ रहा है ये बताने का, ठीक है। सो क्या लगा रहा है उत्तर? देखिए, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर है, तो आप सभी में अगर आप देखेंगे तो जैसे इसका हो गया 12 और हाइड्रोजन का 1, 12 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप सोच के बताओ मुझे कि होमोलॉगस जो सीरीज होती है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, डिफरेंस पूछा है मात्र, बताएं कितने का आएगा? क्योंकि हमेशा याद रखना, जब भी होमोलॉगस सीरीज होती है तो ये उसका 2n होता है ना, उसका जस्ट डबल होता है। तो आप बताएं, कार्बन हाइड्रोजन इनके बीच में कितने का अंतर होता है? तो आप यहाँ देखेंगे 4 है, ये सिंगल है। क्या लगा रहे? 14, 16, 8 और 12। चले, प्रश्न का सही उत्तर है सभी के बीच में डिफरेंस पूछा है तो कितने का आ रहा है? 14 का, ठीक है। तो यहाँ पर अपने से मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, डिफरेंस पूछा है। आप सारे भी इसमें देखोगे तो आपको 14 का डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज में यहाँ पर डिफरेंस आता है मॉलिक्यूलर मास में 14 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जैसे इसमें आप देखिए CnH2n+2, ये पूरी सीरीज थी, इसमें जो डिफरेंस पूछा है वो कितने का आ रहा है? 14 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बोर्न डिजीज? इनमें से कौन सी हवा से फैलने वाला रोग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बोर्न डिजीज? मिसल्स, टाइफाइड, पिंक आई, या नन ऑफ दिस? हवा से होने वाली बीमारी कौन सी है? सोचिए समझिए उत्तर दीजिए। खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंखें, या इनमें से कोई नहीं? एयरबोर्न डिजीज, जैसे हम लोग वाटर बोर्न देखते हैं वैसे यहाँ पर पूछी है एयरबोर्न डिजीज।
चलिए देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, वायु जनित रोग कौन सा है? तो एयर बोन डिजीज में आपके सामने है मिसल्स मतलब खसरा। आप लोगों को ये पता होगा कि खसरा नाम की जो बीमारी है ये मोबरीली वायरस से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, और जबकि बात की जाए गुलाबी आंखें पिंक आए जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, ये हवा से होने वाली बीमारी में से एक है। तो पिंक आई मतलब कंजक्टिवाइटिस, ये बीमारी किससे होती है? हवा से फैलती है। जबकि टाइफाइड हो गया ये गंदे पानी के द्वारा होता है। मिसल्स जो हो गया ये टच से और साथ ही साथ बच्चे के जो आंखों के द्वारा निकले हुए वाटर ड्रॉपलेट्स है उससे ये बीमारी होती है। तो आंसर होगा इसका गुलाबी आंखें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि v अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? If the value of v upon I is a constant, what was it is called as? विद्युत धारा, पोटेंशियल डिफरेंस, कूलम या रेजिस्टेंस। आप सभी ने ओम्स लॉ पढ़े हैं और हम लोगों ने इसको पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि v अपॉन आई अगर एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो ये v अपॉन आई कब होता है? जब r होता है। तो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू v अपॉन आई, r इक्वल्स टू v अपॉन आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन केल्विन? केल्विन में रूम टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड? सोचिए समझिए उत्तर दीजिए। 198 केल्विन, 373 केल्विन, 273 केल्विन या 300 केल्विन? अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि 273 होना चाहिए तो यहाँ पर कमरे का तापमान पूछा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पूछा है केल्विन पर। सो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 300 केल्विन, 300 के। ठीक है, चलिए ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कैसा हो? Despite the force applied on an object, the work done will be zero if its displacement is। कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या न्यूट्रल? कार्य शून्य है तो इसका विस्थापन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? आपने कार्य के 3 अलग अलग केसेस देखे हैं कि कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब जीरो वर्क होता है। देखिए, पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति ने वस्तु पर बल लगाया है और यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे यहाँ भी इस केस में भी यही है कि बल लगाने पर विस्थापन शून्य हो, विस्थापन नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, जिस दिशा में बल लगा है उसी दिशा में यदि डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, एक डब्बे को आपने धक्का दिया, खसकाया, वो खसक भी गया, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायरेक्शन सेम। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ नेगेटिव वर्क होता है। नेगेटिव वर्क मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। जैसे कि अगर बात की जाए कि मूवमेंट आगे हो रहा है, मोशन आगे हो रहा है, तो फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है ना, तो वो नेगेटिव वर्क होता है। या अगर बात करें कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी वर्क डन कैसा होता है? 0 वर्क। मतलब जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो बेसिकली इस वाले केस में भी जो है वर्क डन 0 है। वो कुली वाला एग्जाम्पल आप सभी को पता है, तो यहाँ 0 होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शक्ति का सूत्र क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ पावर इज कार्य बटा समय, विस्थापन बटा समय, मोमेंटम अपॉन टाइम, संवेग बटा समय, या गति बटा समय। शक्ति, देखिए पावर एंड एनर्जी दोनों के आपको बिल्कुल डेफिनेशंस पता अगर होगी तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं
कि अगर कोई व्यक्ति कम समय में ज्यादा वर्क डन करता है, किया गया कार्य बटा समय, तो इसका मतलब है कम समय में ज्यादा अगर कार्य करता है तो इसका मतलब है उसकी शक्ति ज्यादा है। देखिए, काम करने की क्षमता मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना कैपेसिटी है वर्क डन करने की, वो क्या कहलाता है आपका, कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताइए उत्तर क्या होगा। सो ऑप्शंस है पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बताइए उत्तर क्या होगा। जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? पोटेंशियल, हीट, काइनेटिक या मैकेनिकल। देखिए हीट एनर्जी होगी क्या? नहीं होगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो है स्थैतिज ऊर्जा। ठीक है, सो अगर आप ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है आप। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन विद्युत के कुचालक है? माइका एंड क्वार्ट्ज, मेटल एंड रबर, मेटल एंड माइका, बताइए क्या लग रहा है आपको? बिजली के कुचालक है, सोचिए समझिए उत्तर दीजिए। देखिए माइका एंड क्वार्ट्ज ये दोनों के दोनों बिजली के कुचालक है, तो केवल एक, जबकि यहाँ पर एक एक ऑप्शन में धातु धातु दिया है। तो यहाँ पर सिंपली ये था कि भाई दोनों सेट मतलब जो जोड़ा है इसमें से दोनों भी कुचालक होने चाहिए थे। तो दूसरे और तीसरे में मेटल है जो कि गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो माइका एंड क्वार्ट्ज दोनों भी बैड कंडक्टर होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ ये है कि स्थैतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज, बिल्कुल आई नो आप सभी को ये पता है कि इसका उत्तर क्या होगा कि Pe प्लस के ई इक्वल्स टू क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? सोचिए। Pe और Ke के योग को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, बिल्कुल आप सभी का सही होगा अगर आप ए लगा रहे होंगे तो, कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत स्थैतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत, ठीक है, बल कैसा है? बराबर है, विपरीत होता है। ये न्यूटन के किस नियम के रूप में आपको बताया जाता है? सो force between two body are always equal and opposite direction, ये न्यूटन के किस नियम से निकल के आता है? तो आप सभी को पता ही होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है गति का तीसरा नियम। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि भाई किसी भी वस्तु में अगर बल लगाया जाता है तो उसके विपरीत दिशा में उतनी ही मात्रा में फोर्स भी लगता है। तो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल मतलब इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आवेश का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? जूल, कूलम, एम्पियर या वॉट? तो देखिए कार्य का मात्रक भी क्या है? जूल है। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट है। ठीक है, अब बच रहे हैं दो, कूलम एंड एम्पियर। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का।
और कूलाम किसका है? आवेश का। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बाकी के भी सबके चार्जेस किस में बताते होंगे? कूलम में बताते होंगे, कितना कूलम उस पर चार्ज है। सो गाइज, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रेलवे एनटीपीसी का जो है 17 टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं जस्ट 199 में CBT 1 के लिए। और रेलवे एनटीपीसी 24 का नया बैच आपको मिल जाता है 799 में, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और अभी ऑफर में आपको 799 का मिल रहा है, बाद में इसका फी बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो है, अगर आप रेलवे फाउंडेशन का ऑफलाइन बैच लेना चाह रहे हैं, ऑफलाइन आकर के ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप इसे ले सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। 7 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है नया बैच, 2 से 8 इसका टाइमिंग रहने वाला है। और बाकी SSC फाउंडेशन का जो बैच है वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी जो टाइमिंग है 2 से 8 है। तो अगर आप इंदौर आके ऑफलाइन बैच में आके पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों भी बेचेस नए हैं। और SSC GD का योद्धा बैच अगर आप चाह रहे हैं तो 650 में आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेन बेचेस है, और जो आप विनर की ऐप से और ऑफलाइन वाले ऑफलाइन आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और SSC GD का अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाह रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगी जस्ट ₹101 में। और ये जो फ़ी है ये केवल 6 अक्टूबर तक है, बाद में इसका फ़ी बढ़ जाएगा। और 101 में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट विद सोल्यूशन आपको मिल रही है रेलवे एनटीपीसी की। आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप बुक के कॉम्बो या GS स्पेशल या फुल कॉम्बो चाह रहे हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा विनर्स पब्लिकेशन ऐप। और इस ऐप के ज़रिए आप जो है भारत में कहीं से भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या आप इस QR को स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज का ये जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ। और साथ ही साथ अगर आप को आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नीचे है आप कमेंट बॉक्स जहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच क्लास, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।